नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और छोटी खबरों से हम आपको रूबरू कराने आए हैं, तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भिलाई निवासी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे जी का पार्थिव शरीर का दिल्ली के राजकीय सम्मान के साथ बरार स्क्वायर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका पूरा परिवार पहले से ही दिल्ली पहुंच गया था। कर्नल कपिल की शहादत पर उनके परिवार और चाहने वाले लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। साथ ही साथ दुर्ग भिलाई के एक्स आर्मी फाउंडेशन सैन्य वीरों ने भी 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। हम आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल अपने पीछे अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बहन को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। भूतपूर्व एक्स आर्मी फाउंडेशन के द्वारा हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे सभी फौजी जवान, हमारे साहब, हमारे कैप्टन साहब, हमारे लेफ्टिनेंट साहब, सभी हम इस दुख में शामिल हैं उनके परिवार के साथ। और आगे भी हम उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनको किसी भी प्रकार से, किसी भी मुसीबत में हम उनके साथ डट के खड़े रहेंगे। और आगे भी प्रयास करेंगे कि अगर हमारे भिलाई शहर या दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में या हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी देश के लिए शहादत देता है तो हम उनके परिवार के साथ में रहेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पूरे भिलाई वासी या हमारे छत्तीसगढ़ के जवान और छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे परिवार हैं वो सब मिल के श्रद्धांजलि दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह गौरेला में गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के विभिन्न अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने अलग अलग विभागों के कामों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद सीएम बघेल ने यूनिसेफ के नवा आखर अभियान का शुभारंभ भी किया। वहीं एलबीआई इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के साथ होने वाले एमओयू कार्यक्रम में भी शरीक हुए। इन तमाम कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर अपने दौरे की तमाम जानकारियां दी हैं। वहीं विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी उन्होंने क्षेत्रवासियों को दी है। इसके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम बघेल यहां के अमरकंटक का दौरा कर माता नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे। अमरकंटक में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अनाज से एथेनॉल बनाने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार पिछले 2 वर्षों से एथेनॉल प्लांट लगाने प्रयासरत है, जिसे अब सफलता मिल गई है। प्रदेश में 2 प्लांट मंजूर कर दिए गए हैं, जिसमें से रोजाना 2.65 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। जानकारी के अनुसार बेमेतरा और लूंड्रा में प्लांट लगाने को लेकर अनुशंसा की गई है। आपको हम ये भी बता दें कि इस प्लांट के लग जाने से बेमेतरा तहसील के पथरा गांव में रोजाना 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। वहीं सरगुजा जिले के जमीरा गांव में रोजाना 2 लाख लीटर उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है और वहीं इसके लिए कुल 373 करोड़ का निवेश होना है। और इधर एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगी। वे एक निजी होटल में भाजपा विधायक और सांसदों से मुलाकात भी करेंगी। इसके बाद वे मध्य प्रदेश रवाना हो जाएंगी। आपको हम ये बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी ने भी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। हाँ, उनका कार्यक्रम अभी घोषित हुआ है और वो 15 तारीख को यहाँ विधायक और सांसद के साथ बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगी। तो 15 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम उनका छत्तीसगढ़ आने का है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हाथियों का जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, मैनपाट के बरडाड बाव पहाड़ नर्मदापुर में हाथियों ने 9 घरों को तबाह कर दिया। ग्रामीणों का ये कहना है कि शाम होते ही हाथी गांव की ओर निकल आते हैं। हाथियों के आने से गांव में अफरा तफरी मच जाती है। हाथियों द्वारा बरसात के मौसम में ग्रामीणों के घर तोड़ फोड़ किए जाने के बाद ग्रामीणों पर दोहरी मार पड़ती है। वन विभाग भी उनके घर बचाने में असमर्थ होते हैं। और इधर महासमुंद नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। कांग्रेस द्वारा
लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव में नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के पक्ष में 3 मत और विरोध में 20 पार्षदों ने वोट किया। वहीं 6 मत अमान्य पाए गए तो 1 पार्षद इस कार्रवाई में अनुपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस में हलचल और तेज हो गई है। पार्टी नगर पालिका में अपना अध्यक्ष बिठाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की ओर से कृष्ण चंद्राकर और राखी त्रिभुवन महिलांक का नाम इस पद के लिए सामने आया है। वहीं खबर यह भी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले पार्षदों को भाजपा निष्कासित करने वाली है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। कबीरधाम जिले में ऐसे कई गांव हैं जो आधारभूत शिक्षा सुविधा के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जर्जर भवन और शिक्षकों की कमी जैसे मामले जिले के स्कूलों में आम हो गए हैं। आए दिन ग्रामीण अपनी ऐसी मांग रखते दिखाई पड़ जाते हैं और इसी क्रम में ग्राम कापा के निवासियों ने जर्जर भवन और शिक्षक की कमी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ये बताया कि स्तरहीन विद्यालय भवन होने के कारण बच्चे बरसात के मौसम में भी भवन से बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। साथ ही ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर अभद्रता का आरोप भी लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि वे लगातार 3 साल से कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांगे पूरी ही नहीं हो रही। इस बार मांग पूरी ना होने पर ग्रामीणों ने छात्रों के साथ मिलकर उग्र धरने की चेतावनी दी है। हम लोग शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के भवन जो जर्जर है और 3 सालों से लगातार इसका आवेदन देते देते हम लोग सब पालकगण परेशान हो चुके हैं, जिसको लेकर के हम कलेक्टर महोदय के पास भी गए, जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गए। तो जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आपके यहाँ 3 टीचर हैं, उसमें से अगर आप लोग अगर मांग करते हैं तो उसमें से 1 टीचर को और भगा दूंगा करके हम लोगों के साथ जो बोले हैं, जो आश्वासन दिए हैं, उसमें से 2 टीचर हैं, उसमें के 1 टीचर को और मैं भगा दूंगा, अन्यत्र कहीं कर दूंगा। ऐसे करके जिला शिक्षा अधिकारी ने हम सब लोगों को बोला है, जो कि इस प्रकार के अभद्र की व्यवहार हमारे जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं, बहुत ही गलत है और अन्यायपूर्ण है। प्रधान पाठक भेजे गए रही से वो 2 दिन भी नहीं रही। सब तत्काल वाला जेवड़न के जो स्कूल है वहाँ पदस्थापना दे चुके हैं। अभी डीओ सर से भी मुलाकात करे बर गए रहन, तो डीओ सर वहाँ साफ बोल दी कि आप लोग नहीं मिल सकते, केवल 1 आदमी आओ। तो 1 आदमी नहीं, अगर ज़्यादा आओगे तो मैं खुद बाहर आ जाऊँगा। और जैसे टीचर की बात है तो उसके तो बात ही मत करो बोल दिए। अगर टीचर की मांग करोगे तो जो 2 है वो और कम हो जाएगा। और इधर सरगुजा जिले के भट्टीकला गांव आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक रुपए ग्रामीणों के घर पर पानी पहुंचाने के लिए खर्च कर दिया गया और इस जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी भी बना दिया गया। ग्रामीणों के घरों में नल कनेक्शन भी लगा दिए गए, लेकिन यह नल कनेक्शन सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह गए हैं, क्योंकि ग्रामीणों को घरों में कुछ दिन पानी की सप्लाई मिलती है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज तक ग्रामीणों को नल में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीण जो हैं वो काफ़ी परेशान है। और स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से उन्होंने बात की तो इस पूरी समस्या का टिकरा पंचायत पर ही उन्होंने फोड़ दिया। पानी की स्थिति अभी है कि अभी चालू ही नहीं करते हैं गाँव में पानी। पहले चालू करते थे बीच बीच में, 2-3-4 दिन के बीच में देते थे, अब तो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पानी का स्थिति तो ठीक नहीं है। अभी बरसात में तो और दिक्कत हो रहा है। क्या है, हर जगह का हैंडपम्प बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। अभी आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था के लिए क्या कुछ बना है? ये जो क्या अमृत मिशन योजना जो बनाया गया है वो एक बना हुआ है, लेकिन क्या है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है गाँव में। पानी की स्थिति सर बहुत ख़राब चल रही है। जो अमृतसर और योजना नल जल लगा हुआ है उसमें से पानी बहुत कम ही देते हैं। मतलब महीना में भी 1 बार भी मिल जाता है तो बहुत है। अरे ये तो आता है, वो इसमें वो भी नहीं लगा है, उधरे जोड़ के कर दिए हैं। कब आता है कब जाता है उधर। हम अपना तो भाई मने बोर करवा लिए हैं। वो तो मेरे को बोले कि नहीं राशन तुम्हारा बंद हो जाएगा नहीं लगवाओगे तो। हम लोग ने निवेदन किया है कि 2 आदमी दे दें तो हम लोग उनको चलाने का सिखा देंगे और सिखाने के बाद में वो निरंतर वो जो उसको जो है ना चालू करने बंद करने का उसका जो भी खर्चा रहेगा उसको जो गांव वाले जो नल कनेक्शन के पीछे जो तय करेंगे, मतलब मासिक शुल्क मानदेय, हाँ शुल्क तय करेंगे, उससे जो पैसे जमा आएगा उससे वो वहाँ पेमेंट करेंगे।
और इधर सीतापुर तहसील में जन समाधान निराकरण शिविर में कलेक्टर ने शिरकत की, जहां कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों से मुलाकात की है और शिविर में आए आवेदनों के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी को दिशा निर्देश करते हुए लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों से बात करते हुए ये कहा कि अब आपको अपनी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी समस्या का समाधान तहसील कार्यालय में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में हो जाया करेगी। आपको हम ये बता दें कि नवीन कलेक्टर कुंदन कुमार ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात सभी तहसीलों में प्रत्येक सोमवार को जन समस्या समाधान निवारण शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके दिशा निर्देश पर इस शिविर का आयोजन किया गया। बस ऐसे जमीन समस्या जन समस्या शिविर लगा है, बोले तो कलेक्टर साहब का अच्छा निर्णय है। अब सीतापुर में समस्या का समाधान हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। गांव वाले अपनी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके आए हुए हैं और हमारा जो उद्देश्य ये है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो ग्रामीणों के जितने भी नज़दीक में हो, चाहे वो तहसील कार्यालय हो, एसडीएम कार्यालय हो, बिना उनके कम खर्चे में, है ना, उनके तहसील में, उनके गांव में ही उसका निपटारा हो जाए। तो इसी प्रयास से जो है इसको समाधान दिवस को प्रत्येक सोमवार को लगाया जाएगा। और बहुत तरह के पट्टे के आवेदन आ रहे हैं, फौती नामांतरण, बंटवारा, पंचायतों की भी कुछ शिकायत है, शौचालय का भी कुछ समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को सभी अधिकारियों को बोला गया है, इसको समय सीमा में करेंगे। और आज मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। लोगों का जो उत्साह है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। और इधर जांजगीर चांपा जिले के पास की नदी से कुछ दूर झाड़ियों में फंसा एक युवक का शव मिला है। युवक का नाम सीमंत यादव बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 दोस्त नहाने गए थे, जिसमें एक दोस्त को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन एक युवक लापता था जिसकी तलाश की जा रही थी, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद झाड़ियों से उस युवक का शव निकाला। और इधर धमतरी पुलिस ने अपराध को कम करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। इसी कोशिश में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने युवाओं के पास 150 नग चाकू जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए की आंकी गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिनके पास से चाकू बरामद किया गया है उसमें सबसे ज्यादा नाबालिग और कुछ सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति भी हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को समझाइश देकर छोड़ दिया है। धमतरी के एसपी प्रशांत ठाकुर ने जानकारी के साथ अपील करते हुए ये कहा है कि इस तरह के वेपन्स ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ना खरीदें। खरीदारी ना होने पर इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है, जिससे जनता का सहयोग पुलिस को मिलता रहेगा। जिले में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के माध्यम से सामान मंगाते हैं। उनकी सभी कंपनियों को हमारे यहाँ की टीम ने, एडिशनल एसपी साइबर और टीआई लोगों ने एक सूची मंगा के सर्वे किया, तो पता चला कि बहुत से चाकू हमारे ज़िले में आए हुए हैं, जिसको सूची मंगा के जिन लोगों ने मंगाया उनको बुलाया, तो उसमें कई नाबालिग बच्चे भी हैं और कई परिवार से हैं, तो उनको सभी को बुला के समझाइश दी गई है। और जो नाबालिग बच्चे हैं उनके माँ बाप को समझाइश दी गई है। ये चीज़ें एक कई आपराधिक कृत्य के रूप में भी कहीं उपयोग हो सकती है, तो इससे आप लोग संभल के रहें और इस चीज़ों को मना। अगर कोई घरेलू उपयोग के लिए लाता है तो उसका एक जस्टिफिकेशन होता है, वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला तो इन चाकू को हमने रखा है। और साथ ही सभी से अपील है कि 6 इंच से ऊपर की कोई भी इस तरह के धारदार वस्तु रखते हैं तो आर्म सेक्टर में कार्रवाई भी होती है। बच्चे भी हैं, उनका आगे के करियर भी है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ें ना बढ़ाएं। कभी कभी क्या है, इन्हीं चीज़ों को स्टेट सिंबल के रूप में रखें और गुस्से में या जोश में कभी लड़ाई झगड़ों में उपयोग होता है, जो कि बड़ा घटना कारित हो सकता है। तो हम भविष्य में भी इस तरह से अन्य कंपनियों से भी टाई अप रखें और उनसे बात करके इस तरह की कोई भी चीज़ और कहीं गलत रूप में तृप्त पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल अपराधी सूरज आदतन अपराधी है, हाल ही में जेल से छूटकर आया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला अकेले रहती थी। पति की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी और कोई बच्चा नहीं था। महिला काम से लौटी थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसी समय अपराधी सूरज ने मौके पर घर के अंदर घुसकर डरा धमकाकर उस महिला के साथ पहले तो बलात्कार किया,
जब महिला ने जैसे तैसे अपने को छुड़ाकर घर के बाहर जाकर चिल्लाई, लेकिन सूरज ने उसे बालों से खींचकर अंदर ले आया और पास में पड़े तवे से उस पर गंभीर वार किया और गला दबाकर और छाती में जोरदार पैर मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपराधी फरार हो गया और पुलिस ने उसे ढूंढकर धर दबोचा। पहले तो आरोपी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था, पर जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। ये घटना थाना अकलतरा के चंगोरा भाटा क्षेत्र, पोड़ी भाटा क्षेत्र में हुई थी, जहाँ पे एक 52 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया था, उसकी हत्या भी की गई थी। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि पास में एक बदमाश है जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा हुआ है और उसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रकार की है। तो थाना प्रभारी ने उसको पॉइंट करके उससे पूछताछ की और फिर उसने अपना जुर्म कबूल लिया। साथ ही उसने दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकारी और उससे वो चूड़ियाँ भी बरामद हुई जो उसके हाथ से छीनी गई थी और उस पर से अपराध कायम किया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड में पेश किया जा रहा है। आरोपी ने हत्या के लिए जो तवा होता है, जो घर में तवा, उसी के तवे से उन्होंने प्रहार किया था। बाद में पैर से सीना और गले को दबा दिया था। तो इस प्रकार आरोपी ने हर संभव तरीके से उसको मारने की कोशिश की थी और साथ में उसके हाथ से जो चूड़ी थी उसको भी निकाल के वो ले गया था। हिंदू धर्म में पंचांग और तिथियों का बहुत महत्व है। लोग बिना तिथि देखे कोई शुभ कार्य नहीं करते, खास तौर पर जब तब बात शादी ब्याह के मामलों से जुड़ी हो, तब तो लोग और भी अधिक सतर्क हो जाते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि अब जुलाई माह में शादी के केवल 3 ही मुहूर्त 7, 8 और 9 जुलाई को बाकी हैं। इसके बाद 10 जुलाई से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। भगवान की योग निद्रा में जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। इसके बाद वैवाहिक कार्यक्रमों की अगली तारीख सीधे नवंबर में है। हालांकि देव प्रबोधानी एकादशी 4 नवंबर को हो जाएगी, फिर भी 21 तारीख के बाद ही दोबारा शहनाइयां सुनाई पड़ेंगी। और इधर छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण ने फिर एक बार शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को 24 घंटे के भीतर प्रदेश के 17 जिलों में 132 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को प्रदेश भर में कुल 11,329 सैंपलों की जाँच की गई थी, जिनमें से सबसे अधिक 25 संक्रमित मरीज केवल राजधानी रायपुर में मिले। इसके अलावा बिलासपुर में 19, सरगुजा में 16 और दुर्ग में 14 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। बढ़े हुए इन आंकड़ों के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में 249 सक्रिय मरीज हो गए हैं। चलिए अब मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मौसम विभाग ने बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जाहिर कर दी है। दरअसल ये अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा सोमवार से बुधवार तक 48 घंटों के लिए जारी किया गया था, लेकिन आने वाले 24 घंटे इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग के निवासियों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।